पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि स्टाफ नोटेशन होता क्या है, किसको ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। ये सारा कंफ्यूजन मैंने दूर किया था पिछली बार। अगर आपने बाय चांस वो लेसन मिस कर दिया है तो इसको पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और वो पहले देख के आइए। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वो देख लिया है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक खुशखबरी शेयर करना चाहूंगा कि अब हमारा ये जो चैनल है ये 8000 लोगों का चैनल बन चुका है। मतलब कि अब ये जो हमारी YouTube फैमिली है ये 8000 लोगों की हो चुकी है। हालांकि 8000 सब्सक्राइबर का ये जो आंकड़ा है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है कहने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर सक्सेस, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी के हिसाब से बोलूं तो मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। इस वाले वीडियो पे आप लोगों ने 2 लाख से ज्यादा व्यूज मुझे दे दिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे उम्मीद है कि 2 लाख लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताऊंगा कि स्टाफ नोटेशन को कैसे रीड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है या कैसे समझा जाता है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हियर वी गो। तो चलिए दोस्तों, आओ समझते हैं कि स्टाफ नोटेशन को कैसे रीड किया जाता है या उसको कैसे समझा जाता है। क्या है उसका बेस, क्या है उसका कोर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमारे पास हो गई 5 लाइन। क्योंकि 5 लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं तो हमारे पास 4 स्पेस अपने आप आ गए। मतलब कि लाइन है तो साथ में खाली जगह भी है उसके। हम इन दोनों चीजों को काउंट करते हैं, लेकिन इसको काउंट करने का तरीका है डाउन टू अप, क्योंकि ये ग्राफिकली डिजाइन है। जैसे ग्राफ में होता है ना कि सेल्स अगर ऊपर गई तो ग्राफ ऊपर जाएगा, सेल्स नीचे गई तो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। इसमें क्या है, पिच ऊपर की तरफ जाएंगी तो ऊपर की तरफ नोट ड्रॉ होगा, पिच अगर नीचे की तरफ होगी तो नोट नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाएगा। देखते ही आपको समझ में आ जाए कि हाई पिच कब जा रही है और लो पिच कब जा रही है, तो वो देखते ही समझ में आ जाए। तो इसलिए इसको विजुअली डिजाइन किया गया है। तो ये ग्राफ बेस्ड डिजाइन है और इसीलिए इसमें ये जो काउंटिंग है ये डाउन टू अप है। इसमें सबसे पहली लाइन है ये बॉटम वाली 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इस तरह से काउंट होगा। ऐसे स्पेस में भी काउंट होगा 1, 2, 3, 4। तो 5 लाइन और 4 स्पेस हमारे पास इस तरह से आ जाती है। इनको एक्चुअली एक एक नाम दे दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ 7 सुर हैं, सारे गामा पाधा निसा। ऐसे ही वेस्टर्न में भी 7 सुर हैं, लेकिन क्योंकि हिंदी में सारे गामा पाधा निसा और उनको हिंदी नहीं आती है तो वो लोग उसको अल्फाबेटिकली चलते हैं। मतलब कि ABCDEFG और जी के बाद वापस ए आ जाएगा, तो वही साइकिल चलता रहता है। सो दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी चीज है कि हम इसका करना क्या है वो बताता हूँ। दोस्तों, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है क्लैफ, जिस पे बेस्ड होंगे इनके नाम। अगर क्लैफ चेंज हो जाएगा तो इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हम एक ऐसा क्लैफ लेते हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है, जिसमें कह सकते हैं कि जितना जो मेलोडिक म्यूजिक है, मतलब कि जो मेन ट्यून है वो लिखी जाती है उसमें। मतलब कि सिंगर हो, चाहे वो कोई फ्लूट हो, चाहे वायलिन हो, पियानो का राइट हैंड हो, ये सारा कुछ म्यूजिक इसके अंदर लिखा जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग जी क्लैफ, या इसको ट्रेबल क्लैफ भी बोलते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है और आपने इसको काफी ज्यादा देखा होगा। जब भी म्यूजिक की बात होगी या म्यूजिक के सिंबल्स, म्यूजिक की डिजाइन कहीं होती होगी तो ये सिंबल जरूर आता है। तो इसको बोलते हैं जी क्लैफ या ट्रेबल क्लैफ। तो इसका टाइप है क्लैफ और इसका नाम है जी क्लैफ या ट्रेबल क्लैफ। इसके बाद अगर ये क्लैफ आ जाता है तो इन सब के नाम कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। इस लाइन का नाम हो गया ई, इसके बाद जी, बी, डी और एफ। इसके बाद ये जो स्पेसेस हैं इनके नाम हो जाते हैं FACE। बेसिकली हमें इन लाइंस के नाम और इन स्पेसेस के नाम को याद करना है, कंठस्थ करना है, क्योंकि इनका यूज बार बार होने वाला है। सब कुछ इसी पे बेस्ड होने वाला है। उससे पहले एक चीज और कनेक्ट कराता हूँ कि मान लीजिए अगर आप वेस्टर्न नोटेशन से कंफर्टेबल नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं सारे गामा पा से, तो आपको एक चीज समझ लेनी है कि सब ने ABCD तो सीखी ही है। ABCD एक घड़ी की तरह मान लीजिए, ABCDEF और ये हो गया G। तो ए के बाद वापस घूम के G आ जाएगा। वेस्टर्न में बेसिकली जो सी है ये है हमारा सा। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप इंडियन म्यूजिक के जो अल्फाबेट्स हैं, जो सुर हैं, उनसे कंफर्टेबल है, तो आप सी की जगह सा लिख लीजिएगा, डी की जगह रे, ई की जगह गा, ऐसी एफ की जगह म, जी की जगह प, ए की जगह ध और बी की जगह नी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। तो आप बजाय ई लिखने के आप इसको यहाँ पे लिखेंगे गा।
मतलब कि आपके लिए लाइंस के नाम हो जाएंगे गा, प, नी, रे, मा, और स्पेस के नाम हो जाएंगे आपके लिए म, ध, सा, गा। तो आप चाहें तो इसको इस वे में भी याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मैं वेस्टर्न नोटेशन बताऊंगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है ABCD के हिसाब से तो आप उसको ही कंटिन्यू कर लीजिए। फिलहाल के लिए जितना भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ वो सब मैं इरेज कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन लाइंस के नाम और स्पेस के नाम को हमें कंठस्थ करना है, याद रखना है। इसको याद रखने का एक बहुत कॉमन तरीका है, वो है E फॉर एवरी, G फॉर ग्रीन, B फॉर बस, D फॉर ड्राइव्स, F फॉर फास्ट। मतलब कि एवरी ग्रीन बस ड्राइव्स फास्ट, या ईट गुड ब्रेड डियर फादर, या फिर एवरी गुड बॉय डज फाइन। किसी भी वे में आप अपना नया भी कुछ बना सकते हैं इसका राइमिक, और उस तरीके से याद कर सकते हैं। स्पेस के नाम बहुत ही सिंपल है, FACE मतलब कि फेस, फेस की स्पेलिंग है तो फेस इन स्पेस, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या है कि हमें सिर्फ एक नाम याद रखना है। मतलब कि मैंने फर्स्ट वाली लाइन का नाम याद रख लेता हूँ, हालांकि आप किसी भी लाइन का नाम याद रख के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट का नाम है E, मैंने ये मेमोराइज कर लिया। अब इसके बाद E के बाद मुझे पता है कि E के बाद F आता है, ABCDEF, ABCD हमें पता है तो E के बाद F आता है। तो नेक्स्ट जो स्पेस में नोट आ गया वो हो गया F। F के बाद G आता है, और G के बाद मैंने बताया था कि A आ जाता है तो A आ गया यहाँ पे। A के बाद भी ABCD वाला, ABCDE और ये F। तो आप चाहें तो इस तरह से करके भी इन लाइंस और स्पेस के नाम को याद रख सकते हैं। EGBDF FACE फिर से आ गया है। तो जो भी मेथड आप यूज करें कर सकते हैं, लेकिन इनको याद रखने का ये बहुत सिंपल और सरल तरीका है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आसान लगे, किसी भी मेथड को यूज कीजिए, लेकिन इन लाइंस के नाम को और स्पेस के नाम को याद रख लीजिए, क्योंकि इसी से आपको आगे सारा काम चलने वाला है, इसी से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। इनको सबको इरेज करता हूँ और एक चीज और कनेक्ट कराता हूँ जिसकी बहुत सख्त जरूरत है, वो है लाइन के नाम याद रख लिया हमने, स्पेस के नाम याद रख लिया। अब क्या करें, इस तरह के कुछ सिंबल्स आपने देखे होंगे म्यूजिक में, और होता क्या है कि इस तरह के सिंबल में ये जो है डॉट, जो ब्लैक डॉट है, इसको बोलते हैं हेड। ये जो लाइन है ये है स्टेम, ठीक है। तो हेड जहां पे भी प्लेस्ड होगा, जिस भी लाइन पे या जिस भी स्पेस में, उस स्पेस का है, उस लाइन का जो भी नाम होगा वो उस नोट का नाम हो जाएगा, उस स्वर का नाम हो जाएगा, उस सुर का नाम हो जाएगा। अगर मैंने एक ये नोट यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इस जगह का नाम है, स्पेस का नाम है सी, तो इस नोट का नाम हो जाएगा सी। तो मुझे कीबोर्ड पे, हारमोनियम पे, गिटार पे, या जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ उस पर मुझे सी प्ले करना है, जहां पे भी सी आता है वो। अगर ये नोट प्लेस्ड है किसी लाइन पे तो उसका हेड हमें देखना है कि हेड प्लेस्ड कहाँ पे है। तो हेड अगर लाइन पे प्लेस्ड है, प्लेस का मतलब है कि उसके बीच में से लाइन जा रही है, स्पेस का मतलब है कि उसके ऊपर भी लाइन है, उसके नीचे भी लाइन है, इसके बीच में से लाइन जा रही है, तो ये हो गया डी वाली लाइन, है ना। तो इस नोट का नाम भी, या इस स्वर का नाम, या स्वर का नाम भी डी हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया, अच्छा इसकी जो स्टेम है ये ऊपर हो या नीचे, इसका नाम नहीं बदलेगा, इसका नाम वही रहेगा जहां पे हेड प्लेस्ड है। तो हेड अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो इसका नाम है ई, तो इस नोट का नाम ई हो जाएगा, इस स्वर का नाम ई हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। ये इसका बहुत ही बेसिक लेयर है समझने के लिए कि इसको क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अगले लेसन में मैं इसका लेवल अप करूंगा और इसमें कुछ और चीजें बताऊंगा आपको। सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और अगर आपको लगता है कि आप किसी और को भी ये शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का एक रिकैप कर देता हूं मैं। लाइंस के नाम किस तरह से काउंट की जाती है, स्पेस किस तरह से काउंट किया जाता है, कितनी लाइन है, कितने स्पेस हैं, ये सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का टाइप क्या है, इन लाइंस के नाम क्या है, स्पेस के नाम क्या है, इनको किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से मेमोराइज करना है, वो सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। तो आज हमने कॉन्सेप्ट समझा एक तरह से इसका। अगले चैप्टर में आपको और चीजें बताऊंगा और इसकी लेयरिंग ऐड करते जाएंगे, इसका लेवल अप करते जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि स्टाफ नोटेशन को कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है, कैसे समझा जाता है, वो आपको इस वीडियो से काफी हद तक समझ में आया होगा। हालांकि ये बहुत ही बेसिक लेयर है और इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप इसमें और निपुण हो पाए, ताकि आप इसमें और फाइन हो जाए, बेटर हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर में इसी का लेवल अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो सब आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।